नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में विरोध देखते हुए उसका उन्होंने विरोध भी किया और विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र द्वारा अदालत में दायर हलफनामे में मांग की गई है जो कानून को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से पूरी तरह बाहर है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं। यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में और किन किन बातों को शामिल किया गया है और सुप्रीम फैसले का विरोध कहां तक जायज है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं को चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया। सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधि ऐसा मामला है जो पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। दरअसल ये हलफनामा 2016 में वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया गया है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चलिए बताते हैं आपको क्या कहती है धारा 8 और 9। धारा 8 के अनुसार निर्दिष्ट अपराधों के लिए सजा पाने वाला व्यक्ति जेल की सजा काटने के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य होगा। धारा 9 के अनुसार भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अयोग्यता आजीवन अवधि के लिए होनी चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि जो 6 साल का प्रतिबंध जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पहले से दिया हुआ है वो पर्याप्त है, वो ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बना था और ये भी हमने नहीं बनाया, ये अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट है। अंग्रेजों ने अपने यहाँ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदल लिया, लेकिन हमारा आज भी वही चल रहा है जो अंग्रेज बना के गए थे, वही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर एक कोई चपरासी, एक कोई हवलदार, एक कोई जो है क्लर्क, अगर उसको 2 दिन की भी सजा हो जाती है तो उसके ऊपर आजीवन प्रतिबंध होता है नौकरी करने पे, फिर सांसद विधायक के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये जो कानून है 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें 2 साल तक की सजा पे तो चुनाव लड़ने पे कोई रोक ही नहीं है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी को 2 दिन की सजा हो जाए तो भी उसकी नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध है, वहीं दूसरी तरफ सांसद विधायक के 2 साल तक की सजा पे चुनाव लड़ने पे कोई प्रतिबंध नहीं, और 2 साल से ज्यादा की सजा हो तब चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। हमने यही चैलेंज किया हुआ है। हमारा ये कहना, चलो 2 साल तक आप चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा रहे, समझ में आता है, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है तब तो कम से कम चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना ही चाहिए। राइट टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। चुनाव प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और वैसे भी भारत में कितने, कुल मिला के 5000 सांसद विधायक चाहिए, तो क्या 5000 अच्छे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढ नहीं पा रही हैं जो उनको सजा याफ्ता चाहिए? मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अगले सप्ताह सुनवाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये प्रतिबंध, आजीवन प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन कायदे से ये सरकार की ड्यूटी है कि वो 1950 में बनाए गए इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो महाघटिया है, जिसके कारण गुंडे, मवाली, बदमाश पार्षद प्रधान बन रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, माफिया पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन रहे। इस कानून को बदलना केंद्र सरकार की ड्यूटी है। उधर केंद्र की तरफ से जवाबी हलफनामे में ये भी कहा गया है कि दंड की कार्रवाई और जुर्माने को उचित समय अवधि तक सीमित रखने से सुधार सुनिश्चित किया जाता है।
जबकि बेवजह की सख्ती से बचा जाता है। केंद्र ने कहा कि दंड के प्रभाव को समय के आधार पर सीमित करने में कोई असंवैधानिक बात नहीं है और ये कानून का स्थापित सिद्धांत है। केंद्र ने जवाबी हलफनामे में इन बिंदुओं को गिनाया। विवादित प्रावधान संवैधानिक रूप से मजबूत है, उनमें अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल के दोष से ग्रस्त नहीं है, वो संसद के विधायी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। याचिकाकर्ता की प्रार्थना कानून को फिर से लिखने या संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से पूरी तरह बाहर है। याचिकाकर्ता का संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 पर भरोसा पूरी तरह से गलत था। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद, विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। अब दोषी ठहराए जाने के बाद राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर क्या होगा अंतिम फैसला और केंद्र के जवाब के बाद इस मामले में क्या होगा अगला रुख, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 हफ्ते पहले न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर राजनीति के अपराधीकरण पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इस मामले में राजनेता ही कानून बनाते हैं और ये सही नहीं है। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले राजनेताओं की सदस्यता तत्काल समाप्त करने का फैसला सुनाया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और याचिकाकर्ता के बीच टकराव का क्या निकलेगा हल, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र चलिए, तो सरकार का हलफनामा है और दोषी नेताओं को नजर आना है। ये बात इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, याचिकाकर्ता ने जिस तरीके से बातों को उठाया है, पॉइंट्स देखकर लगता है सब कुछ ठीक है, जायज है। उन्होंने कर्मचारियों का एक एग्जाम्पल जो दिया कि यदि कर्मचारियों पर कोई मामला हो जाए, कोई चीजें आ जाएं, तो तत्काल प्रभाव में सेवाओं से निलंबित कर दिया जाता है और कोई उसके बाद ऐसी गुंजाइश जैसी स्थिति नहीं होती। तो ये फिर इस तरह से जो जेल से चुनाव लड़ते हैं या दोषी जो हैं, जिन पर आरोप सिद्ध है, जो सजा काट रहे हैं, जेल में हैं, उन लोगों के लिए आप इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? अब इसमें एक बात और आई है कि ये सब संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो देखिए, ये इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि जब इस पूरे मामले में 2 हफ्ते पहले सुनवाई हुई, तब ये बात न्यायाधीशों ने कही थी कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का अपराधीकरण जो है वो गंभीर मुद्दा है। भाई, कानून कौन बना रहा है? संसद से बन रहा है, वहां से पारित हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। यदि ऐसे ही चलेगा तो फिर इसको कौन देखेगा? तो ये भी एक पॉइंट देखना है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आई है और वो यही होगी कि इस पूरे मामले में ये जो टकराव दिख रहा है, इसको कैसे आप रोकेंगे और क्या हो सकता है? क्योंकि याचिकाकर्ता के जो सवाल हैं या जो आरोप हैं, जिन बातों को वो ला रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुंडरू पुष्पलीला मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अरविंद वत्स हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। उस याचिका पर केंद्र ने जिस तरीके से विरोध करते हुए अपने पॉइंट्स रखे हैं, इस बात को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि संसद का विशेषाधिकार होता है। लेकिन जो वो कह रहे हैं और पूरी तरह से अमान्य घोषित करने की बात कर रहे हैं कि जो दोषी हैं, कम से कम वो लोग जो हैं, उनको नहीं तमाम चीजों में आगे होना चाहिए, चाहे इलेक्शन प्रोसेस हो, तमाम चीजें हो। तो इसके तरफ से जो चीजें कही जा रही है केंद्र की तरफ से, इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये मामला पहले भी आया, 2013 में भी एक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी बात रख चुका था। पूरा क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन यहाँ ये याचिका जो लगाई गई है, इसमें तो बहुत सारे सवाल अलग हैं। देखिए राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही उपाध्याय जी की बात से याचिकाकर्ता की जो बात है, मैं वो सुन रहा था। निश्चित रूप से उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो काफी गंभीर हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिसपे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जैसे वो कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारी अगर कोई दोषी होता है तो उसको आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाता है नौकरी से, और कह रहे थे कि माफिया और जो माफिया लोग जो है वो सांसद और
विधायक चुन के आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। मेरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के 1951 के तहत धारा 8 के तहत जो है 2 साल से अधिक अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है और उसको सजा काटने के बाद 6 साल तक वो जो है कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा प्रावधान है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। लेकिन मेरा ये सरकारी कर्मचारी को और जनप्रतिनिधि को एक तराजू में तौलने का जो एक नजरिया है वो बिल्कुल सही नहीं। कारण उसका ये है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वह अपनी सजा काटने के बाद वह जनता की अदालत में जाता है और जनता की अदालत में जब वह जाएगा तो निश्चित रूप से जनता उसके कृत्यों के बारे में जानती ही है और उसके कृत्यों के आधार पे जनता उसको या तो एक्सेप्ट करती है या तो उसको रिजेक्ट करती है। वहां पे जनता जो है वो सबसे बड़ी अदालत है और वही निर्णय लेती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी कोई भी जनता की अदालत में फिर से वो निर्णय लेने के लिए नहीं जाता है। वो जो जिस अपराध में उसको दोषी ठहराया जाता है, उसको जो नौकरी में जो घोटाला किया रहता है या कोई भी अपराध किया रहता है उसको आजीवन प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि उसको जनता की अदालत में नहीं जाना होता। तो ये दोनों तराजू जो है बिल्कुल एक दृष्टिकोण से नहीं दे सकते हैं। दोनों चीजें हैं बिल्कुल अलग अलग। जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे अगर हैं उनको भी सजा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद किया जाए तो उनको तो दोषी करार दिया गया, तो उनके ऊपर भी 6 साल का प्रतिबंध लग गया और चुनाव नहीं लड़ सकते सजा काटने के बाद भी। वैसे ओम प्रकाश चौटाला जो एक सीएम हरियाणा के थे उनको भी ये सजा का जो है पालन करना पड़ा। तो निश्चित रूप से जो ये जो 2 वर्ष की सजा के ऊपर जिसको भी दोषी माना जाता है 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक, उसको 6 साल तक तो प्रतिबंध लगा ही दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद जनता की अदालत में वो जाता है और जनता उसको अगर सही ठहराती है तो जनता का निर्णय जो है सिरोधार्य होता है और जनता अगर उसको रिजेक्ट करती है तो निश्चित रूप से जनता ने माफ नहीं किया। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी अगर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर कोई भी इस तरह का निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं संसद में चर्चा का विषय है और संसद में लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वहां पे वो चर्चा करें इस बात पे कि उनको आजीवन प्रतिबंध लगाना है या 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाना है। तो ये तो संसद में जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुन के भेजा है वो वहां पे निर्णय ले सकते हैं और संसद के माध्यम से ही वो कानून का रूप धारण कर सकता है। और जब एक बार कानून का रूप धारण करेगा तो निश्चित रूप से वो लागू हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका अगर किसी भी व्यक्ति को उसका जो अधिकार है, मैं ये कहूंगा कि उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो देखिए, अगर 100 काम करता है व्यक्ति और 1 कलम काम करता है तो निश्चित रूप से 99 कामों को आप भुला नहीं सकते हैं। एक गलत काम के लिए वो अपना सजा भुगत चुका है। अगर वो 99 काम अच्छे किए हैं और जनता के बीच में जाता है अपनी सजा काटने के बाद, एक चीज में सजा काटने के बाद वो जनता के पास जाता है और जनता उसको क्षमा करती है, उसको मौका देती है, उसको फिर से आप जो है जन कार्य आइए और जनता का भला काम करिए, तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णय जो है जनता के निर्णय सिरोधार्य होते हैं, उसमें कहीं कोई गलत नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुनरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? आपका आवाज स्लो आ रहा है माँ, अभी सुनाई दे रहा है। ठीक है मैम, जिस तरीके से अभी रत्नाकर जी ने अपनी बात रखी, आज मुख्य रूप से जो चर्चा है वो इस विषय पर ही है कि ये जो आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है राजनेताओं पर, खासतौर पर जो दोषी ठहराए गए हैं, या लगातार एक याचिका में ये भी है कि जो सांसद विधायक होते हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे हों। तो निपटारा तो ठीक है, वो कोर्ट की प्रोसेस है, लेकिन जो आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है कि मतलब यदि आप दोषी हैं, सजायाफ्ता हैं, आप बिल्कुल कभी आप इलेक्शन में नहीं होंगे। आजीवन प्रतिबंध तो फिर लाइफ टाइम बैन की बात हो गई, कैसे देखती हैं उसे? तो न्याय व्यवस्था में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है माँ। उसमें मैं बोलना चाह रही हूँ कि एक एम्प्लॉय को एक जस्टिस, एक पॉलिटिशियन को एक जस्टिस, ऐसा देना भी बहुत गलत की बात है। अगर कोर्ट से भी मतलब मैं तो एक हंसी आती है, आपने चर्चा अच्छा सब्जेक्ट में लिया है। देश की जनता की भी ये मालूम होना चाहिए कि अपन का कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हो
और अपन रेस्पेक्ट दे रहा है डेमोक्रेसी सिस्टम में। आजकल पार्टियां ऐसा हो गया है कि जो मर्डर करने वालों को, राउडी शीटरों को, क्रिमिनलों को, जितना भी रहेगा उन लोगों को टिकट देने में, या क्रिमिनल्स ज्यादा रहता है उसके ऊपर से वो पार्टी लोग टिकट देने में लगे हुए हैं। अगर एक एक जेल से भी वो लोग नॉमिनेशन डाल रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। जेल से रह के भी वो लोग नॉमिनेशन डालने का व्यवस्था में लॉ में इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो उसको कैसे मानेंगे माँ? तो ये गलत सिस्टम है बहुत। इसमें तो बहुत चेंजेस लेना चाहिए, कोर्ट भी ये लेना चाहिए। अगर वो प्रूफ होने तक वो कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, उस सिर्फ सब पार्टियों का जो रूल है सब लोग ये मानना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक में जाना चाहिए, तभी वो सही लोगों को चुनाव में वो लोग चुनेंगे। मगर ऐसे जजमेंट में भी टाइम इतना लेता है, एक एक 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक एक तो मर ही जाएगा। जो गरीब लोग हैं वो लोग तो जेल में फंसे रहते हैं, मगर बड़े बड़े बैकग्राउंड, ऐसे जो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड हो, ऐसे जो लोग रहते हैं उन लोगों पार्टियों में बुला बुला के उन लोगों को टिकट देता है। जो पॉपुलैरिटी इसमें ले रहा है उसको पार्टी वाला बुला बुला के टिकट दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना अब सोचने लगा है कि हमको ये देना, बोलो तो एक मर्डर करने वाला, एक राउडी शूटर वाला, क्या है न्याय व्यवस्था, इनको भी बोलते हैं उनको भी बोलते हैं। कैसा मर्डर करने वालों को कैसा बचाना है सिस्टम में, न्याय व्यवस्था में ऐसे फैसिलिटीज है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो मैं ये मान लूं, अगर केजरीवाल के साथ एक न्याय, दूसरे पार्टी के लिए एक न्याय। अभी देखो बीजेपी पार्टी का ही देखो माँ, अगर वो पार्टी में दूसरे पार्टी में रह के वो लोग बहुत क्राइम करके वो लोग जेल में जाने वाला इंसान, अभी ये पार्टी बदलेगा तो ये लोग पुनीत हो जाएंगे। जैसे गंगा में जाके नहाए तो पुनीत होते हैं ना, पवित्र होते हैं ना, वैसा पार्टी चेंज करने से वो लोगों को टिकट भी मिल जा रहा है और केसेस पूरा माफी हो जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ऐसे पार्टियां ऐसा रहने पर कहाँ अपन पब्लिक का सेवा करने वाला अच्छे लोग कहाँ आएंगे? आप भी सोचिए थोड़ा सा। अभी पार्टी बदलने का सिस्टम में जो कंटेस्ट करते हैं एक पार्टी से, फिर उसमें से वो निकल के फिर दूसरा पार्टी में ज्वाइन होता है, फिर एक पार्टी में होता है, फिर आके दूसरा पार्टी में ज्वाइन हो रहा है। पहला ही इसको कंट्रोल करने का व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं बस। अभी जो भी है राउडिया है, जैसे इलेक्शन का, अब देखो आप ईवीएम के बारे में हम लोग लगातार पब्लिक के व्यू से हम लोग लड़ रहे हैं, ईवीएम नहीं चाहे। अभी जनरली इलेक्शन किसका ले रहे अम्मा ओपिनियन? पब्लिक का कुछ भी नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेता है वही सही इंसान है, बस उनको उन्हें सर्टिफिकेट दे रहा है, उन लोगों के चुनाव में रख दे रहा है। अच्छे इंसान आजकल पॉलिटिक्स में रहना तो बेफुजूल की बात है। तो क्योंकि अपन जो है ना गरीब के लिए सोचने वाला, सर्विस को ओरिएंटेड वाला रहना चाहिए, मगर सर्विस वाला कोई भी नहीं है, लूटने वाला, कमाने वाला। जैसे बोलते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं, जैसा बजट कितना रहना चाहिए और अपन का बजट भी कितना है मालूम नहीं, प्रॉमिस पूरा फ्री बोलने से पब्लिक भी वोट डाल दे रहे। तो दो तरफ से भी ये जो है ना अपन को चेंजेस लाना बोलो तो इतनी आसानी बात नहीं है, मगर क्राइम प्रूफ हो जाता है तो उसमें टाइम ज्यादा लेने से ये लोग कंटेस्ट में आ जा रहे। ठीक है, अगर जल्दबाजी में जजमेंट निकलेगा, उन लोगों का फाइनल जजमेंट मिलेगा, तभी ना उन लोगों को क्लियरेंस मिलेगा। मगर वो लोग टाइम मिलते रहेगा, बेल पे आ जाएगा, फिर टिकट ले लेगा, अच्छा आराम से वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैम वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे विषय को देखिए, एक बड़ी बात है, देखिए ये बात सच है, याचिकाकर्ता के जो अपने पॉइंट्स, समझ नहीं आ रहा क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है अरविंद जी, अभी मुझे आपका ऑडियो आया लेकिन शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी टेक्निकल टीम से, प्लीज अरविंद जी और हेमंत जी को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अरविंद जी कह रहे हैं वो ये भी नहीं सुन पा रहे हैं हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है। सो प्लीज उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्ट करिए और दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि इस चर्चा को हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाए। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे विषय में एक बात है, याचिकाकर्ता ने जिस तरीके से पॉइंट्स उठाए हैं, सवाल तो उनके जायज हैं, बात भी उन्होंने ठीक रखी है, लेकिन यहां पर मसला आता है कानून का, संसद का, उनके क्षेत्राधिकार का मामला, क्योंकि कोर्ट में है और कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, केंद्र ने अपना हलफनामा भी दिया है, लेकिन इसका हल कहां निकलता देखते हैं। नहीं, देखिए राखी जी, याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाया उसमें कहीं न कहीं पूरी सच्चाई तो नहीं, लेकिन कुछ सच्चाई तो है। पहली बात तो यह है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए जो सजा याफ्ता है। अब सवाल है कि जो सजा याफ्ता हैं, आपने देखा होगा कि ये जो कानून है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 का, उसके तहत 2 साल की सज़ा पाने वाले को 6 साल तक प्रतिबंधित कर दिया जाता है चुनाव, और फिर उसके बाद वो चुनाव में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि ये किसको रोकने। जैसे केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई भी कानून आएगा तो निश्चित रूप से वो कहाँ पर जाएगा, संसद में जाएगा और वहाँ से कानून पास होगा कि ऐसे लोगों को इसमें टिकट नहीं दिया जाए या उनको पात्रता नहीं होगी चुनाव लड़ने की। तो इन सारी चीज़ों पर एक दूसरी बात ये होती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुझाव देता आ रहा है इस मामले में। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राजनीति में अपराधीकरण रोकने का एक तरीका ये है कि ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया। डिसीजन तब आएगा क्योंकि जो कानून है, कोई भी जो है जो कोर्ट है वो केंद्रीय कानून के या जो संविधान के तहत ही वो कोई फैसला आता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार द्वारा दायर किया गया हलफनामा, उसके आधार उन्होंने कहा है कि ये जो है अधिकार क्षेत्र किसका, विशेषाधिकार किसका, संसद का। अब संसद में जाते कौन लोग हैं? अगर मान लीजिए पूरा ADR की रिपोर्ट देखिए तो लगभग सभी दलों में जो है आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। उसमें कुछ सजायाफ्ता भी हैं और कुछ आरोपी भी हैं। और सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट है उनके मामलों में फैसला देने में सालों लगा देती है। तो इन सब बातों को रोकना किसका काम है? सबसे पहला दायित्व उन राजनीतिक दलों का काम है जो इन सारी बातों पर ऐसे लोगों को टिकट दें जो कम से कम ये है कि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक नहीं हो। अभी कुंडरू पुष्पलीला मैडम कह रही थी कि राउडी लोग आ जाते हैं, माफिया आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जो बाकी दल हैं उनमें भी ये बातें देखी जाती हैं, जिनका प्रभुत्व है, जो दबंग हैं, ऐसे लोगों को टिकट पार्टियां देती हैं ताकि चुनाव जीत करके आ सकें। तो ये काम तो हमको लगता है कि संसद का है और उसमें वो चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो याचिकाकर्ता जिस तरह से, अभी मैं सुन भी रहा था हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, कि उनको और ये सरकारी कर्मचारियों को एक श्रेणी में नहीं रखा जाए। हम चलिए मान लेते हैं कि नहीं रखना चाहिए। एक आदमी को जनता चुन के भेजती है, जनता का जनमत है। और दूसरा जो है किसी भ्रष्टाचार में, किसी चीज़ में अगर कोई इस तरह से जो उसको सज़ा सुनाई जाती है तो उसे ज़रूर सरकार उस नौकरी में नहीं रह पाता, बर्खास्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ जनप्रतिनिधि का मामला है। लेकिन ये लगातार पिछले सालों में ये देखा गया है कि राजनीतिक दलों में ऐसे लोगों का प्रवेश, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसको रोकेंगे कैसे? जो याचिकाकर्ता ने सवाल जो उठाया है उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे सवाल उसका जो है खारिज किया जा सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस पर मंथन किया जाना चाहिए और किस तरह से इस राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाए। इसमें चुनाव आयोग भी है, वो भी दखलंदाजी करता है। उसके अलावा जो है केंद्र सरकार है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट है। हमको लगता है इन तीनों के तालमेल से ही कहीं न कहीं कोई रिजल्ट निकलता नज़र आएगा। अदरवाइज़ जैसी व्यवस्था चल रही, जो कानून अभी है वर्तमान में, उसी के आधार पर हमको लगता है कि माननीय चुनाव लड़ेंगे और जीत करके संसद में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, पहले अपनी बात रखिए, बोलिए। जी राखी जी, देखिए मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पहले, आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले जब भी हम लोग छोटे थे, तो जो भी माफिया रहते थे उनको एक रॉबिन हुड की छवि अपने क्षेत्र में उनकी रहती थी और उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त थी। वो कोई भी किसी भी दल से चुनाव लड़ते थे तो जीत जाते थे, जनता उनको वोट देती थी, क्योंकि जनता को लगता था कि हम कभी भी अगर किसी भी विपत्ति में फंसेंगे तो ये रॉबिन हुड जो है ये हमें बचाएगा। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में अगर चीजें बदलती गई, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, कालांतर में चीजें बदलती गई और आज से 15 साल पहले मैंने देखा, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य में भी देखा कि जितने बड़े बड़े माफिया थे वो चुनाव लड़ते गए और चुनाव हारते भी, क्योंकि लोगों का जो है नजरिया धीरे धीरे बदलता गया और लोगों की कानून व्यवस्था में, अदालत में विश्वास बढ़ता गया कि आज मुझे कुछ भी होगा तो मुझे कानून है जो मेरी सुरक्षा करेगा। तो ये जो विश्वास है निश्चित रूप से अपराधीकरण को रोकने का ये काम करेगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियां अधिकतर जो है वह
जो माफिया होते हैं उनको टिकट देकर जिताने का काम अक्सर करती आ रही थी और अभी भी कुछ हद तक करती आती है। जैसा कि देखा कि समाजवादी पार्टी में भी किस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को टिकट दे करके, यहाँ तक कि समाजवादी ने तो डाकुओं को भी टिकट दिया था, तो जिता कर लाने का काम जो है यह समाजवादी पार्टी ने किया है। और किस तरह से आपने देखा कि शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी भी चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीत कर आ जाते थे। निश्चित रूप से पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि किस कैंडिडेट को हमें चुनना है, किस कैंडिडेट को हमें टिकट जनप्रतिनिधि बनाना है, उनको टिकट देना है। ये पार्टियों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कहूं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपराध और अपराधियों के मामले में हम अपराधियों को, किसी भी अपराधी को टिकट देने का काम नहीं करते हैं। अगर उसकी अपराधी छवि रहती है तो निश्चित रूप से वो हमारे जो कैंडिडेट लिस्ट में उसका नाम आप कहीं नहीं देखेंगे। लेकिन अभी हमारी बहन जो है यहाँ पे कह रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही थी और कह रही थी कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है। देखिए, हमारे पास वॉशिंग मशीन तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो शिरोधार्य होता है। आप जिसके ऊपर भी आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको दोष मुक्त किया है। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज भी नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत की याचिका पे जमानत उनको मिली हुई है और आज भी वो जनता के बीच में जाते हैं और अपना काम करते हैं? तो क्या ये कानून भी आना चाहिए कि जमानती लोगों को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जमानती लोगों को भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? इस पर भी आपकी राय मिलनी चाहिए, जरूरी है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो जरूरी है ये चीजें, क्योंकि मैं उनका जवाब भी लूंगी। मैम एक सेकेंड, कुंडरू पुष्पलीला मैम एक सेकेंड, आप अपना आंसर कीजिएगा। डीपी यादव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मेरी आवाज पहुंच रही है डीपी यादव जी? डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नहीं सुन पा रहे। हेलो डीपी यादव जी, सर मैं बहुत बार आपको पूछ रही हूँ, बट आपको आवाज बहुत स्लो आ रही है, नेटवर्क की वजह से हमको लग रहा है कहीं जी। सर ठीक है, पूरे विषय को आपने सुना और समझा होगा। जिस तरीके से आजीवन प्रतिबंध की बात हो रही है, जो दोषी या सजा याफ्ता राजनेता हैं उनकी बात चल रही है। हालांकि केंद्र ने तो इसका विरोध कर दिया है, कह रहे हैं संसदीय अधिकार क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में अपराध की कोई जगह नहीं है और समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि जो लोग भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं या जो लोग भी कहीं ना कहीं सजा पाए हुए हैं उनको राजनीति में नकारने का काम किया जाए। देखिए, आज एक जो रिपोर्ट है वो एडीआर की रिपोर्ट जो ये कहती है कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी और कहीं ना कहीं जो दागी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के सशंकित है, आशंकित है और वो चाहेगी इस प्रकार का कोई भी कानून न बनने पाए जिससे अपराधियों की राजनीति में एंट्री ना हो या जो लोग भी सजा पाए वो चुनाव लड़ने लायक न रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आप उनको बता रहे हैं, वो कांग्रेस को बता रहे थे और बीजेपी आपको अगेन बता रही थी कि उन्होंने तो नाम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और भी और उन्होंने पूरे, मुझे तो नाम समाजवादी पार्टी का नाम लेके उन्होंने गिनाया। हो सकता है आप सुन नहीं पाए हो कि सबसे ज्यादा तो ग्रोथ यहीं से मिला, आंकड़ा बढ़ा ही यहाँ से। राखी जी मैं बताऊं, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कहीं न कहीं केस है, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर तमाम धाराओं में केस दर्ज है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दर्जनों नेता, विधायक, सांसद, मंत्री हैं जिनके ऊपर केस दर्ज है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीति में अपराधीकरण की जो शुरुआत है वो किया था। भारतीय जनता पार्टी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, तमाम उन्होंने जो अपराधियों को मंत्री विधायक बनाने का काम किया था। अच्छा, तो आप इसका समर्थन करते हैं कि याचिकाकर्ता की जो याचिका है वो सही है, आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए? निश्चित रूप से सही है। इस प्रकार की याचिकाओं का समाजवादी पार्टी हम लोग कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। राजनीति में जो अपराधियों की कोई जगह नहीं होती है, अपराधियों को राजनीति से बाहर रखना चाहिए और निश्चित रूप से उनके चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। ठीक है, अरविंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरविंद जी, बहुत देर बाद, बहुत लंबा वक्त हो गया। मैम बस इसके बाद आ रही हूँ क्योंकि बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं उन्हें कनेक्ट करने की, उनकी बात नहीं आ पा रही थी। अरविंद जी, ये विषय ऐसा है कि एक बात तो साफ हो गई, ना बीजेपी कम
ना कांग्रेस कम, ना समाजवादी पार्टी कम। और ये बात सच है, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद जीत भी जाते हैं, जनता उनको वोट भी कर देती है। तो हम किसको यहाँ कटघरे में खड़ा करें और हम किस पर सवाल उठाएं? लेकिन हाँ, याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाए हैं, 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा का एक प्रॉपर प्रावधान किया था, उस पर फैसला था, भाई 2 साल होता है, उससे ज्यादा होता है, तमाम चीजें थी। लेकिन यहाँ पर जो एक याचिका है वो ये कहती है कि यदि आप दोषी हैं तो आपको पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाए। क्या ये पॉजिटिव है? इस पर एक जो भी डिसीजन होगा उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन सेंट्रल जो केंद्र है उसने इसका विरोध किया है। मैं कहूंगा याचिकाकर्ता ने जो केस फाइल करा है उसमें दम है, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। बट कानून क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट का एरिया नहीं है। हमारे बीच में एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। इस पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, लॉ बनना चाहिए, और वो लॉ में ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया के अंदर, मैं वैसे कहूंगा इंडिया नहीं तो पूरे वर्ल्ड में ही गलत केसेस भी फाइल होते हैं, एक दूसरे से राजनीतिक रंजिश में भी केस फाइल होते हैं। तो यदि केस फाइल हुआ और यदि मान लीजिए सजा भी हुई है, वो क्या सजा है, किस तरह की मर्डर का है, रेप का है, कैसा है, कुछ चीजों में तो आंख बंद करके बैन करना चाहिए। बट कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होंगे जिनके अंदर कानून ऐसा बनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उसके तहत डिसीजन दे, ना कि पॉइंट ब्लैंक सबको बैन कर दे। ये डिस्कशन का विषय है और ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है, जो बीजेपी ने या सरकार ने जो हलफनामा दिया है, तो इस पे बहस की तो बहुत सख्त जरूरत है। और रही बात इसकी कि मैं ए पार्टी बोलूं, बी सी डी, अछूता कोई भी नहीं है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को यह देखना पड़ेगा कि किससे काम निकलते हैं, कौन सी पार्टी कंपैरेटिवली बढ़िया है, ये पब्लिक को देखना है। बट इससे कानून का कोई रिश्ता नहीं है। चुनाव वही जीतेगा जो साफ छवि का होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तो कानून की तो बहुत सख्त जरूरत है। आप पिछले बहुत सालों से, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, आप पिछले 50 साल में उठा लो, राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हुआ है और वो जीत कर भी आए हैं। अभी तो एक पर्टिकुलर केस में मैं उसको कहूंगा कि उससे हीनियस क्राइम नहीं हो सकता है। इतने साल इलेक्शन जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको 2 केसेस में सजा दी है। इट्स शेमफुल। तो इस चीज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 750 से ज्यादा लोग हैं, उनको देश और समाज के भले में बहस करते हुए पॉलिटिकल पार्टी लाइन से हटके वोट डालनी पड़ेगी और उसको कानून बनाना पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय जी का पॉइंट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें पॉइंट ब्लैंक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर इसके लिए एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें अरविंद जी, और वो ये हो जाएगी कि जब 2 हफ्ते पहले इस पर सुनवाई कर रहे थे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश मनमोहन की पीठ, तो उन्होंने तो बहुत क्लियर कह दिया है कि राजनेता ही कानून बनाते हैं, तो फिर ये सही भी नहीं है और एक गंभीर अपराध का उन्होंने मुद्दा बताया। तो सही बात है, जब संसद से ही तमाम चीजें जानी है तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसकी राह वो नहीं दिखती यदि सुप्रीम कोर्ट के हैंड पर नहीं है तो। खैर, हेमंत जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। चलिए हेमंत जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और आप ही से शुरुआत करनी थी लेकिन अंत में आप तक पहुंची। खैर, मुझे हेमंत जी 2 बात का जवाब चाहिए। एक तो पूरा मैटर ये जिस तरीके से आया, याचिकाकर्ता ने जो पॉइंट्स रखे, सभी कह रहे हैं उनके पॉइंट्स में दम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल इस पर नहीं होगा क्योंकि याचिका लगाई गई है, 2 हफ्ते पहले भी सुनवाई हुई है और अभी केंद्र से हलफनामा लिया गया, उनको जवाब देने के लिए कहा गया था, उन्होंने जवाब दिया। इस मामले में आगे क्या? यदि संसद का अधिकार क्षेत्र है तो फिर कैसे इसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट निकालेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात आपसे पूछनी है, केंद्र ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने आज एक जिक्र किया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से ये पूरी तरह बाहर है, जिस तरह के आरोप या याचिका लगाई है याचिकाकर्ता ने, और अनुच्छेद 102 और 191 की बात करी है और ये कहा है कि भरोसा पूरी तरह से गलत था। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद, विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य से संबंधित है। तो ये एक अनुच्छेद यहाँ, और दूसरा जो उन्होंने याचिका लगाई है, जो बात की जा रही है, ये मैं वो पॉइंट रख रही हूं आपके सामने जो केंद्र ने अपना जवाब दिया है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकाले? यहाँ इस चीज को समझना पड़ेगा डेप्थ में। देखिए राखी जी, मैं इस केस को बड़े
बारीकी से ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी वर्डिक्ट दी, अभी तक जो ऑर्डर इस मामले में पारित किए हैं, उन ऑर्डर्स को भी मैंने गो थ्रू किया है। इसमें 2-3 चीजें सामने निकल के आती है। एक, अमिकस क्यूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वेशन है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट की स्वयं की जो ऑब्जर्वेशन है। और तीसरी, जिस तरीके से केंद्र सरकार का इसमें हलफनामा है, उस हलफनामे की ऑब्जर्वेशन है। तो उन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर 3-4 चीजें निकल के आती है, जिसमें से पहली चीज ये है कि जो आपने अभी जिन सेक्शंस का, जिन आर्टिकल्स का जिक्र किया, आर्टिकल 102 और 191, आर्टिकल 102 और 91 के ऊपर जो भारत संघ है, केंद्र सरकार है, वो ये कहती है कि अयोग्यता तभी तक विद्यमान रहेगी जब तक वो कुछ विशेष परिस्थितियों में वो अयोग्यताएं हैं। उसके बाद में जैसे अयोग्यता हटती है, उन अयोग्यताओं से उस व्यक्ति को, उस राजनेता को अलग कर दिया जाएगा। मूल रूप से अयोग्यता कौन कौन सी है? जैसे मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति परेशान है, दिवालियापन है, गैर नागरिकता वाली जो शर्तें हैं, और इसके अलावा कोई लाभ का पद यदि कोई व्यक्ति धारण करता है, तो ये शर्तें इन आर्टिकल्स के अंदर लिखी हुई है। अब इन आर्टिकल्स की शर्तों को तभी लागू किया जा सकता है जब तक कि परिस्थिति विद्यमान हो। यानी केंद्र सरकार अपने आप में कहती है कि जैसी ये परिस्थितियां हटती है, वैसे ही वो व्यक्ति योग्य हो जाएगा, और इन परिस्थितियों के रहते रहते व्यक्ति अयोग्य होगा। एक चीज मुझे केंद्र सरकार की इसमें समझ में नहीं आई कि आर्टिकल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, वो देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान न्यायिक संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। तो फिर ये दोहरे मापदंड क्यों? सरकार कभी भी अपने आप को किसी भी क्षेत्र पर, चाहे वो प्रादेशिक सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे जितने भी समस्त राजनीतिक दल के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो कभी भी अपने आप को किसी भी पॉइंट पे बाउंड नहीं करना चाहते हैं। बेसिक चीज जो निकल के आती है कि यदि इन चीजों को लागू कर दिया गया तो अपने आप में इनकी अयोग्यताएं इतनी हो जाएगी कि ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब मूल रूप से, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, पूरी जो डिबेट थी, उस डिबेट को मैं सुन रहा था, उसके अंदर पहले भी जिक्र आया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर रहता है और उसके ऊपर यदि अयोग्यता आती है, तो उसको अनिश्चित काल के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो नौकरी पर नहीं बना रह सकता। तो राजनेताओं को या इस तरीके के जो सांसद है, विधायक है, उनको विशेष परिस्थितियों में छूट क्यों दी जाए? अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की, कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का, नियमों को बनाने का अधिकार है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानूनों का निर्वचन करता है, उनका विश्लेषण करता है। स्टैट्यूट का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। न्याय बनाने की, कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो विधायिका के पास में मौजूद है। इसके लिए हमारी संसद है, इसके लिए हमारी विधान परिषद है, तो ये सब न्याय बनाने का काम करती है। इस पे 2 ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की निकल के आई। एक, पहला ऑब्जर्वेशन जो था, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया, जिसके अंदर इस तरीके के केसों के अंदर एक्सपीडियस ट्रायल की मांग की गई थी। तो उस एक्सपीडियस ट्रायल को तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्पोज ऑफ कर दिया था। परंतु अभी जो आरपीए एक्ट की सेक्शन 8 और 9 है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने या ना होने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कुछ विशेष निर्णय नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर विधायिका को ही या केंद्र सरकार का, जो हमारी संसद है, उसी को एक डायरेक्शन देगा, जैसा कि इस याचिका के अंदर जो अमेंडेड प्रेयर है, उस प्रेयर के अंदर मांग भी की गई है कि उसमें 2 वर्ड बोले गए हैं, आइदर डायरेक्शन और डिक्लेयर। तो या तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को इस तरीके की डायरेक्शन प्रोवाइड करे, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं डिक्लेयर करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर इसको डिक्लेरेशन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर एक निश्चित रूप से डायरेक्शन देके सरकार को ये बात बोलेगा कि आप इसके अंदर कमेटी का गठन कीजिए, चाहे अपने आप से इसमें निर्णय लीजिए, और संसद के माध्यम से इसके अंदर विशेष रूप से कानून लाइए, बिल लाइए, उसको दोनों सदनों में पारित कीजिए, और उसके बाद में इसका एक प्रॉपर कानून बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुंडरू पुष्पलीला मैम कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। अम्मा, मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का तो वो राइट नहीं है, करेक्ट है। संसद में लेके जो भी निर्णय लेगा, पार्लियामेंट फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट में ही होगा जो भी निर्णय लेगा। मगर यहाँ पर हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम में इतनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि मैंने अभी तक तो मैंने कहा था आपको कि जो लोगों को सिलेक्शन करने में अम्बेडकर जी ने जो बोला था, वोट को सही इस्तेमाल करो,
तो अगर पार्टियां भी सिलेक्शन में ऐसे रॉन्ग पर्सन को ले लेके टिकट भी दिया तो जनता भी उनकी सिलेक्शन उनके हाथ में, मगर जनता भी क्या कर रहा है आजकल वो सब नहीं देख रहा है। बस जो वोट डालने में भी गलतियां करके आज मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो निर्णय ले रहा उनको जो उनके पब्लिक के जो नेगेटिव रिजल्ट भी आए तो उनकी जो है ना वो मान ले रहा पड़ रहा, क्यों वो गलती पब्लिक के हाथ में भी है। अभी जो सिस्टम में जो बहुत सारे सिस्टम में करने वाला जब भी सरकार रहता है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो कंट्रोल करने का व्यवस्था एक रहना चाहिए। वो जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें जब इलेक्शन का कंटेस्ट करने वाला कैंडिडेट एक पुलिस स्टेशन से, लोकल पुलिस स्टेशन से वो प्रूफ देना चाहिए मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो प्रूफ करना चाहिए। मगर मुझे ये बताइए जिस तरीके से चल रहा है कोर्ट में चल रहा है नहीं हुआ, मुझे ये बताइए तो यदि संसद से ये तमाम चीजें होनी है, जैसे कि अभी हेमंत जी ने बहुत स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, वो एक सुझाव दे सकते हैं, वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि सुनवाई हो रही है, सुनवाई की मांग की गई है तो सुनवाई तो वो करेंगे, तो वो एक बात आ सकती है। लेकिन ये जो बात आ रही है कि संसद से इन चीजों को ही निकालना होगा, तो फिर नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए, आप तमाम चीजों को देख लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा इस पर आगे बढ़ाएंगे तो? क्योंकि जब केंद्र अभी विरोध कर रहा है तो कैसे होगा, हमको इस चीज को देखना पड़ेगा। राखी जी, ये कंट्रोल करने का सेपरेट नॉन पॉलिटिकल व्यवस्था एक रहना चाहिए, तब तक ये नहीं सुधारेगा। हर पार्टी में अपने आप को इसके ऊपर उनके ऊपर ऐसा जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होने दो, असेंबली में होने दो, ऐसे क्रिमिनल लोगों की टिकट मिल रहा, तो ये इसको कंट्रोल करना तो एक व्यवस्था ऐसा रहना चाहिए कि उनको सबको उस व्यवस्था को कंट्रोल करने वाला एक ऑटोनमस निर्णय लेने का सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट उनको दोनों को लिंक रहने वाला रहना चाहिए। मैम आप भी मानती हैं कि लाइफ टाइम बैन होना चाहिए दोषी राजनेताओं पर, आप भी मानती हैं? चाहिए, ठीक है। चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता है बैन होना चाहिए। हाँ रत्नाकर जी बोलिए, आप ही के पास आए थे, बोलिए। देखिए मेरा मानना है कि क्राइम कई तरह के होते हैं और जघन्य अपराध के लिए अगर इस तरह का प्रावधान होता है कि उनको लंबे समय तक बैन रखना चाहिए तो उस पर मैं भी सहमत हूँ। लेकिन कहीं अगर अपराध अगर छोटा है उसके लिए आजीवन प्रतिबंध लगाना उसके मौलिक अधिकार के बाद मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। और दूसरी चीज देखिए, ये जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो सामाजिक कार्यों में संलिप्त होता है और सामाजिक कार्यों में जब संलिप्तता रहती है उसकी निश्चित रूप से विरोधी दल के लोग जो हैं उसके ऊपर तमाम केसेस जो है फाइल करते हैं और उसके आरोप पे अभी समाजवादी पार्टी के ही मैं नेता के बारे में सुन रहा था, कह रहे थे हमारे ऊपर की सबसे ज्यादा दागी लोग हैं हमारे पार्टी में। तो निश्चित रूप से आपका काम ही है सिर्फ कि हमारे नेताओं के खिलाफ जो है एक से एक FIR करना, उनके ऊपर आरोप लगाना। और आज हम संसद हो चाहे MLAs हो चाहे MPs हो, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हम ही हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो आरोप लगाए हैं वो तो आरोप रहेंगे ना, लेकिन इनको समझने की जरूरत ये है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है तो कानून भी नहीं बन पाएगा। रत्नाकर जी, फिर तो कानून भी नहीं बन पाएगा। मैं आ ही रही थी नंबर ऑफ सीट्स पे और आप कह भी रहे हैं सबसे ज्यादा हम ही हैं और आरोप भी सबसे ज्यादा जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी लगा रही है। कानून जब समाज को उसकी जरूरत महसूस होती है तो कानून समाज से आवाज उठती है और समाज से जब आवाज उठती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे कानून बने हैं। जो अब निर्भया का ही आप मैटर ले लीजिए, जब निर्भया कांड हुआ था तो लोग सड़कों पे उतर गए और सरकार को कानून बनाना पड़ा, सख्त कानून बनाना पड़ा। तो इस तरह से जब चीजें होती है, और मैं एक चीज इसमें और जोड़ूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, जब इस तरह की जब आवश्यकता महसूस होगी कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, जब इस तरह की आवश्यकता महसूस होगी कि अपराधी जो है वो जनता उनको, देखिए निर्णय जनता करती है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है जनता के हाथों में होती है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हमेशा जनता के हाथ में रहती है और वही उसका निर्णय लेती है और वो सही और गलत परखती है, जानती है। मैंने आपको पहले भी बताया
कि अब वो ग्लैमरस, वो जो चीजें, जो रॉबिन हुड की छवि वाली वो परिस्थिति अब खत्म हो गई है। अब लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी प्रवृत्ति हिंसक है, आपराधिक है, किस तरह की प्रवृत्ति है, तो उसके हिसाब से लोग वोट देते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियों को निर्णय लेना चाहिए कि किसको उसको टिकट देना है, नहीं देना है। अब मैं दिल्ली चुनाव के बारे में बात कर लेता हूं राखी जी। दिल्ली चुनाव में एमआईएम पार्टी ने दिल्ली में जो है दंगे के दोषियों को टिकट दिया। देना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अगर हम दंगा में दोषियों को टिकट देना शुरू कर देंगे, हम अपराधियों को टिकट देना शुरू कर देंगे, हम हिंसक लोगों को टिकट देना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से राजनीति में आपराधिकरण को बढ़ावा ही। और ये काम किसने किया है? मैंने आपको बताया, ये काम अतीक अहमद को जिताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और मुख्तार अंसारी को जिताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, शहाबुद्दीन को जिताने का काम आरजेडी ने किया है। तो इस तरह समर्थन करेगा वही इसी को आगे बढ़ाएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं हेमंत जी? समय की सीमा है। रत्नाकर जी 1 सेकंड। राखी जी, मैं इसमें सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ जो बातचीत चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन विचाराधीन मामलों पर नहीं चल रहा है। आरपीए एक्ट की जो सेक्शन 8 है वो क्लियर बोलती है कि 2 साल का कन्विक्शन होने के बाद की बात चल रही है। हाँ। अयोग्यता होगी बाद में, पहले नहीं होगी विचाराधीन मामलों में। और एक बार जब कोर्ट ने डिस्कस कर लिया, सारी ट्रायल चला ली, उस ट्रायल्स को चलाने के बाद में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, उनको कन्विक्टेड कर दिया, तो उसके बाद में कहाँ गुंजाइश बच जाती है? बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे लग रहा है ना हेमंत जी, जो पूरा डिस्कशन था, आप देखिए एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो अभी भी वही है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, वो क्या दिशा देगा, उस पर कितना इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। नंबर ऑफ सीट जिनकी ज्यादा है, जिन्हें बनाना है, वो तो खुद ही विरोध में है। हमको ये भी तो देखना पड़ेगा हम कैसे बढ़ा पाएंगे। खैर, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। राखी, देखिए पूरी बहस को सुनने के बाद ये लगा कि ये जो मुद्दा है वो सजा याफ्ता लोगों के लिए है कि उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए लाइफ टाइम, जो याचिकाकर्ता ने दिया। एक सबसे बड़ी बात यह है, ये भी समझ में आ रहा है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर हो सकता है ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों जब देश की जनता जो वोट करती है ऐसे लोगों को वोट न करे। तो सारी पहली जिम्मेदारी तो जनता की है, दूसरी जिम्मेदारी उन पार्टियों की कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं, और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि जब केंद्र सरकार या जो भी विधायिका जो रूल पास करती है, जो कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तो एक तरह से बंधा हुआ है कि जब तक इस तरह के नियम या इस तरह की बातें, हो सकता है डायरेक्शन, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुन रहे थे, वकील साहब को, कि उन्होंने कहा कि डायरेक्शन दे सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकती है। तो अब सवाल है, डिसीजन नहीं ले सकती तो निश्चित रूप से जब ये डायरेक्शन केंद्र सरकार के पास जाएगा और उसमें जो है संसद में कानून बनने की स्थिति में आएगा, तभी इस पर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर खड़ा किया याचिकाकर्ता ने राजनीति में अपराधीकरण को लेकर के, कि आप जो है किस तरह से लोगों का एक तरह से जगाने का काम होगा। हाँ, इसका क्या रिजल्ट होगा ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल, हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर बहस जरूर छेड़ दी है, और हमको लगता है देश भर में इस मुद्दे पर बहस जारी रहेगी आने वाले समय में। अब रही बात है कानून कब बनता है, इस पर इम्प्लीमेंट कब होता है, राजनीतिक दल इसको कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों को समझना होगा। फिलहाल ये जो मुद्दा है, मुद्दा अभी मुद्दा ही बना रहेगा। बिल्कुल, चलिए, और समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार का हलफनामा, दोषी नेताओं को नजराना, हाँ जाहिर तौर पर देखिए बात तो बिल्कुल सही है। अब इंतजार करना है, वो सुनवाई होगी, क्या सुझाव है, क्या डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राह दिखाएगा आपको, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, कौन इससे धुला है आप ये भी देखिए। चाहे आप कांग्रेस लीजिए, बीजेपी लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। फिलहाल क्योंकि केंद्र ने विरोध कर दिया है, इसलिए जो विपक्ष है वो इस तरह की बातें उठा रहा है। हाँ, हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि फिर कौन कौन निकल कर आता है। क्या आपके एमपी एमएलएज नहीं हैं जो संसद के अंदर हो? तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। खैर, क्या निकल कर आता है ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।